और एक बड़ी खबर यह है कि अरब सागर में माल्टा के एक समुद्री मालवाहक जहाज पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया है और इस जहाज का नाम MV रूएन है, जिस पर 18 कर्मी तैनात हैं। लेकिन इस जहाज से 14 दिसंबर को मेडे का संदेश मिला, जिससे आशंका ये जाहिर की जा रही है कि 6 अज्ञात लोग इस जहाज पर सवार हुए हैं। जहाज से मिले मेडे संदेश के बाद भारतीय नौसेना की एंटी हाईजैकिंग टीम ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी है और सर्विलांस से MV रूएन जहाज को अदन की खाड़ी में लोकेट किया, जिसके बाद नौसेना के जंगी जहाज को रवाना कर दिया गया है। आपको यह भी बताएं कि भारत का सर्विलांस एयरक्राफ्ट भी माल्टा के हाईजैक हुए समुद्री मालवाहक जहाज की निगरानी कर रहा है। 15 दिसंबर की सुबह भारतीय एयरक्राफ्ट ने हाईजैक हुए जहाज के ऊपर से उड़ान भरी। अब आशंका यह है कि सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने माल्टा के समुद्री जहाज पर कब्जा किया है और अब उसे सोमालिया के तट की ओर लेकर जा रहे हैं। और फिलहाल आपको यह भी बता दें कि यमन के आसपास लाल सागर में हूथी विद्रोही सक्रिय हैं और पहले से दुनिया के इस इलाके में तनाव बहुत ज्यादा है और अब सोमालिया के समुद्री लुटेरे भी यहां पर एक्टिव हो गए हैं और मौके का फायदा उठाने की कोशिश में है। लेकिन अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के सर्विलांस जहाज ने यह पता लगा लिया है कि हाईजैक शिप आखिर है कहां पर। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि भारतीय नौसेना ने सबसे पहले हाईजैक शिप का पता लगा लिया है। सबसे पहले भारतीय एयरक्राफ्ट ने हाईजैक शिप के ऊपर से उड़ान भरी है। भारतीय नौसेना समुद्री लुटेरों से लड़ने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। कई विदेशी नौसेना भी कब्जे में लिए गए जहाज की निगरानी कर रही है। हाईजैक जहाज पर 18 कर्मी तैनात हैं और 6 लुटेरे जहाज को सोमालिया के पास ले गए हैं। जहाज के कप्तान समेत क्रू के सभी 18 सदस्यों को एक जगह पर रखा गया है, यह भी जानकारी मिल गई है। माल्टा के झंडे वाला यह जहाज तुर्की से सिंगापुर की तरफ जा रहा था और उसी वक्त जैसे ही यह खबर भारतीय नौसेना को मिली और उसके बाद सबसे पहले मदद के लिए भारतीय नौसेना की टीम ही यहां पर पहुंच गई। और अब हम आपको एक मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि माल्टा का यह जहाज कहां से निकला था और किस रास्ते से होकर के सिंगापुर की तरफ जा रहा था जब इसे हाईजैक कर लिया गया है। दरअसल इसकी तस्वीर कुछ इस तरह से सामने आई है कि जिस तरह से इसका यह रूट था भूमध्य सागर की तरफ से किनारे से होते हुए लाल सागर होते हुए ये जब अरब सागर की तरफ बढ़ा तब यहां पर इसे हाईजैक कर लिया गया और इसके बाद इसकी एक बड़ी जिम्मेदारी, इसे रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी भारत के नौसेना के उन जाबाजों को दी गई है। लेकिन सबसे खास बात यह कि इसका एक लंबा रूट जो बेहद खतरनाक भी और भूमध्य सागर लाल सागर से होते हुए जैसे ही अरब सागर के नजदीक पहुंचा माल्टा का यह जहाज हाईजैक कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सोमालिया के ये लुटेरे हो सकते हैं और ये इसे सोमालिया की तरफ ले जा रहे होंगे। हालांकि इसकी लोकेशन भी अब ट्रेस कर ली गई है और अब अगले 24 घंटे के भीतर अपनी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने की भी कोशिश होगी। और अब इसमें कोई शक नहीं है कि लाल सागर और अदन की खाड़ी के आसपास खतरा बहुत ज्यादा है। अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस में सोमालिया के समुद्री लुटेरों को हराने की पूरी तैयारी है, लेकिन वहां से करीब हूथी विद्रोहियों से भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के हर जहाज पर मिसाइल फायर करनी भी अब शुरू कर दी है। बहुत बड़ा तूफान उठ खड़ा हुआ है। शांत समंदर में बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। एशिया से लेकर यूरोप तक लुटेरों ने ऐसा बवंडर मचाया है कि लंदन से लेकर इस्तांबुल और तेल अवीव से लेकर बीजिंग तक हर जहाज का कैप्टन पूछ रहा है कि क्या हम बच पाएंगे, क्योंकि जहाज लूटे जाएंगे तो माल नहीं पहुंचेगा, माल नहीं पहुंचेगा तो कारोबार रुकेगा, सामान महंगा होगा, तेल महंगा होगा और इससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। क्योंकि गाजा में हो रही बमबारी से लेकर यूक्रेन में चल रही जंग तक और भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक युद्ध का असर साफ दिखने लगा है। जमीन पर चल रही जंग अब समंदर में पहुंच चुकी है और अब इसमें सोमालिया के समुद्री लुटेरे भी शामिल हो चुके हैं। खबर है कि अदन की खाड़ी में माल्टा के जहाज पर समुद्री लुटेरों ने कब्जा कर लिया है। ये सोमालिया के लुटेरे हैं जो अदन की खाड़ी के आसपास कार्गो जहाज पर हमला करके उसे कब्जे में ले लेते हैं और फिर उसके बदले फिरौती मांगते हैं।
इस जहाज को रेस्क्यू कराने के लिए भारतीय नौसेना से मदद मांगी गई है और अब नेवी का एक जहाज इस इलाके में मदद के लिए तैयार है। आखिर समंदर में ऐसा उबाल क्यों आ रहा है? क्योंकि आफत सिर्फ सोमालिया के समुद्री लुटेरों की तरफ से नहीं आ रही। अब यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजरायल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिए हैं। यानी अदन की खाड़ी और लाल सागर में अब कार्गो जहाज के 2 दुश्मन तैयार हैं। पहले हैं सोमालिया के समुद्री लुटेरे, जो जहाज पर कब्जा करने के बाद लाखों करोड़ों डॉलर की फिरौती मांगते हैं, और दूसरे हैं यमन के हूथी विद्रोही, जो गाजा पर इजरायल की बमबारी रुकवाने के लिए इजरायल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कार्गो शिप को टारगेट कर रहे हैं। ये दोनों अदन की खाड़ी और लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यूरोप को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे अहम शिपिंग लेन मिस्र की सुएज कैनाल से गुजरती है। अगर इस शिपिंग लेन की तरफ लाल सागर से होता हुआ जा रहा रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो ये रास्ता 6000 किलोमीटर लंबा हो जाएगा, क्योंकि तब समुद्री जहाजों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर यूरोप पहुंचना होगा। अगर इजरायल जाना है तो रास्ता 10,000 किलोमीटर तक ज्यादा हो जाएगा। 3 से 5 दिन का सफर और लंबा हो जाएगा। ज्यादा फासला यानी ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरह से चौपट। यही है यमन के हूथी विद्रोहियों का टारगेट, क्योंकि वो गाजा में बमबारी का बदला इजरायल के जहाजों को बनाकर करना चाहते हैं, और ऐसा उन्होंने करना शुरू भी कर दिया है। फिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया बिअौनिल्लाहि तआला अमलियतन अस्करिया ज़िद्द सफ़ीनतैन हावियात MSC अलानिया व MSC ब्लाटियम كانتا متجهين إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين। हूथी विद्रोही लगातार इजरायल पर हमला कर रहे हैं। वो क्रूज मिसाइल भी फायर कर रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से भी इजरायल के दक्षिणी इलाके पर अटैक कर रहे हैं। साथ में इजरायल और अमेरिका को लगातार धमकियां दे रहे हैं। हूथी विद्रोहियों के टारगेट 2 हैं। पहला है इजरायल और दूसरा है अमेरिका। हूथी विद्रोहियों ने इजरायल के शिप को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो अमेरिका को भी अपना दुश्मन नंबर 2 मानता है। समंदर में चाहे सोमालिया के समुद्री लुटेरे हों या फिर यमन के हूथी विद्रोही, अमेरिका भी इस खतरे को समझ गया है, लेकिन अब तक उसने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई की बात की है। The Houthis represent a material threat to freedom of navigation, to commercial shipping, to lawful commerce, and they're doing so in a vital artery there at the Bab el-Mandeb and into the Red Sea. And the United States is working with the international community, with partners from the region and from all over the world to deal with this threat. गाजा में चल रही जंग के बाद दुनिया में कारोबार के लिहाज से हालात कितने गंभीर हो रहे हैं, इसका खतरा सब महसूस करने लगे हैं। इजरायल ने दुनिया के प्रेशर के सामने झुकने से मना कर दिया है। लिहाजा हूथी विद्रोही, जिनकी ईरान से बेहद करीबी है, उन्होंने इजरायल के शिप को टारगेट करने का फैसला किया है। वो जानते हैं कि उनके करीब से गुजरती शिपिंग लेन दुनिया की लाइफलाइन है, और यहां पर हमला करने का मतलब इजरायल के गले पर हमला करने जैसा है। במצוקה עם ככל הנראה סכנת תביעה, וספינה נוספת נפגעה פגיעה קלה. זה אירוע של חתרנות שלילית של החות'ים. צריך להבין שהאמל"ח שהחות'ים מבצעים איתו את הפעולה הוא אמל"ח איראני. המודיעין, השיטות, היכולות הם איראניות. זה מראה את החתרנות השלילית האיראנית באזור, וזה בעיה עולמית, בעיה אזורית, ואנחנו צריכים לראות איך העולם נותן לדבר הזה מענה. חופש השייט הופך להיות מסוכן באזור הזה של העולם. इजरायल के जहाजों पर हमले हो रहे हैं। इजरायल के पोर्ट पर सामान पहुंचाने वाले जहाज भी टारगेट पर हैं। यही वजह है कि अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी मॉक्स ने ऐसा ऐलान कर दिया है कि यूरोप से लेकर चीन तक और पूरे पश्चिम एशिया में अब सबको बहुत डर सताने लगा है।
डेनमार्क की कंपनी मर्स्क ने कहा है कि उसके जहाज अब लाल सागर से ना गुजरकर अफ्रीका से होकर यूरोप या फिर भूमध्य सागर में जाएंगे। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी शिपिंग कंपनी मर्स्क ग्लोबल कंटेनर मार्केट का 15% हिस्सा ऑपरेट करती है। इसके अलावा हपाग लॉयड, जिसके पास शिपिंग कंटेनर का 7% कारोबार है, उसने भी यह कह दिया है कि लाल सागर से गुजरने का उसका फिलहाल कोई इरादा नहीं है। यानी एशिया से यूरोप जाने के लिए यह कंपनी अब मिस्र की स्वेज कैनाल का फिलहाल इस्तेमाल नहीं करेगी। इनके जहाज अब 6000 किलोमीटर लंबा सफर तय करके यूरोप जाएंगे और इजराइल जाने के लिए 10,000 किलोमीटर ज्यादा फासला तय करेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गाजा में युद्ध चल रहा है। गाजा में युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमला किया और उसके बाद जो तूफान गाजा में आया है उसका असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है। अब सोमालियाई लुटेरों के साथ हूथी विद्रोहियों की दहशत ने शिपिंग लेन में दहशत पैदा कर दी है। Building a coalition, we are working to ensure that and rally the nations of the world, all of whom have an interest in seeing this stop. This is not about the United States and Israel. This is about the entire international community. And we will continue to take every step that we deem necessary and appropriate to deal with the threat that the Houthis pose. कुछ हफ्तों पहले जब हूथी विद्रोहियों ने नवंबर में इजराइल से जुड़े एक जहाज पर हमला किया तो सबको लगा कि यह सिर्फ डराने की हरकत है। एक हेलीकॉप्टर आता है, जहाज के ऊपर मंडराता है। हेलीकॉप्टर के पिछले रैंप वाले दरवाजे पर 2 झंडे दिखे। एक है यमन का झंडा और उसके नीचे है फिलिस्तीन का फ्लैग। ये लाल सागर है। दुनिया इसे रेड सी के नाम से जानती है और यहाँ पर ऐसे ही ऑपरेशन ने इजराइल की जहाज कंपनियों में दहशत पैदा कर दी है। हेलीकॉप्टर किसी तरह जहाज की रफ्तार से अपनी स्पीड मिलाकर आगे बढ़ा है और इस शिप पर वहां पहुंचा है जहां ये जहाज पर लैंड कर जाए। और फिर अचानक इस हेलीकॉप्टर से कमांडो निकले। जहाज पर हमला हुआ। कमांडो टीम ने जहाज पर कब्जा करना शुरू कर दिया। AK-47 और बाकी हथियारों से लैस ये कमांडो जहाज पर आगे बढ़े। क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। ये कमांडो जल्दी से जहाज के ब्रिज की तरफ बढ़े। ब्रिज यानी वो जगह जहां से पानी के जहाज को कंट्रोल किया जाता है। शिप के स्टाफ की तरफ राइफल ताने ये सभी हमलावर जहाज के ब्रिज में दाखिल हुए और फिर क्रू मेंबर्स ने हैंड्स अप करके हमलावरों के आगे सरेंडर कर दिया।